नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये जो क्लास होगा ये होगा आपका सांप्रदायिक चुनाव और पूना समझौता को लेकर के, ठीक है। और साथ साथ देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, कि इस भारत शासन अधिनियम 1935 में किस तरह के प्रावधान हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, ये सांप्रदायिक जो चुनाव है, इस सांप्रदायिक चुनाव का किस तरह से भारत में आता है, क्यों आता है, इस सांप्रदायिक चुनाव के पीछे का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और ये पूना समझौता है, इस पूना समझौता में किस तरह का बातें की जाती है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले हम जो बात कर लेते हैं पीछे क्लास की, तो हमारा जो पिछला क्लास हुआ था वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ था इसके बारे में हमने बात किया था, जिसमें देखते हैं कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को लेकर के भारत के कोने कोने में हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ देखते हैं गोलमेज सम्मेलन, जो कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की हमने बात की थी। तो यहाँ तक जो है हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। आज का जो क्लास है, आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो है सांप्रदायिक चुनाव, पूना समझौता और भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक निर्णय आता है, और उस सांप्रदायिक निर्णय में किस तरह का प्रावधान रहता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा सांप्रदायिक निर्णय का प्रावधान। दूसरा बात करेंगे गांधी जी की प्रतिक्रिया, गांधी जी की प्रतिक्रिया या कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानेंगे कि जब यह निर्णय आता है तो गांधी जी अपना किस तरह से विचार रखते हैं। दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा अगर बात करते हैं पढ़ेंगे, तो तीसरा पढ़ेंगे हरिजन अभियान, ठीक है, हरिजन अभियान जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा है। यह हरिजन अभियान क्या है, इस हरिजन अभियान का मेन उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ेंगे, जो तीसरा टॉपिक हो जाएगा। चौथा बात करेंगे पूना समझौता, ठीक है, और पूना समझौता में देखेंगे महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच का वार्तालाप, ठीक है। पांचवा हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935, और भारत शासन अधिनियम 1935 में देखेंगे कि इसका प्रावधान, मेन कारण क्या है, किस तरह का जो भारत शासन अधिनियम में प्रावधान देखने को मिलता है। शुरुआत करेंगे हम सांप्रदायिक निर्णय से। तो सांप्रदायिक निर्णय से शुरुआत करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, जो कि 1931 में देखने को मिलता है, इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जो है यह सांप्रदायिक निर्णय का संबंध हमें देखने को मिलता है। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो होता है 1931 में, ठीक है, जो कि 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक होता है। और इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए इस सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। और भाग लेने के निर्णय में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी जो है 29 अगस्त 1931 को राजपूतना जहाज से अपने कुछ दोस्तों के साथ इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं, और इंग्लैंड के लिए रवाना होकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी जिस आशा के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, ऐसा कुछ गांधी जी को मिला नहीं, ठीक है। यानी कि जिस आशा से और उम्मीद से गए वो उनका जो है निराशा हाथ मिली, निराश होकर के जो है महात्मा गांधी जी वापस भारत आ जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जिस तरह का प्रतिनिधित्व हुआ था, जिस तरह से प्रतिनिधि अपना विचार रख रहे थे, वो पूर्ण स्वराज से संबंधित बातें नहीं कर रहे थे। भारत के जितने रजवाड़े हैं वो संघ बनाने में इच्छुक नहीं रखते थे, ठीक है। भारत में जितने सांप्रदायिक जो पार्टियां थी वो जो है पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं, जैसे कि आपका मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, सिख हो गया, ये जो है समुदाय, ये जो वर्ग है पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं। तो इसी से नाखुश होकर महात्मा गांधी जो है वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की घोषणा करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का जो है निर्णय लेते हैं। तो यहाँ से जो है शुरुआत होती है इस चीज़ को। देखिए, जब महात्मा गांधी जी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से
शुरू करने की, फिर से चलाने की घोषणा करते हैं, तो ब्रिटिश सरकार जो है इस चीज़ को रोकने के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि गांधी जी को जो है जन आंदोलन करने की जो है अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी गांधी जी जो है यह आंदोलन चलाते हैं। इसी आंदोलन में हम देखते हैं कि गांधी जी जो है भारत के वायसराय विलिंगटन, ठीक है, भारत के वायसराय विलिंगटन से मिलना चाहते हैं, लेकिन विलिंगटन जो है इस चीज़ को लेकर के मना कर देता है, और मना करने के बाद गांधी जी को इसी आंदोलन के क्रम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने का जो समय होता है वो होता है 4 जनवरी 1932, ठीक है, 4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो भारत में जो आंदोलन, जो पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की गई थी, वो आंदोलन अत्यधिक मात्रा में तीव्र हो गई। भारत के जितने भी आंदोलनकारी है, जितने भी प्रदर्शनकारी है, वो अत्यधिक मात्रा में आंदोलन करने लगे, जिसमें हम देखते हैं कि भारत के जितने भी सत्याग्रही हैं, जितने भी आंदोलनकारी हैं, उन लोगों के द्वारा भारत में जितने शराब की दुकानें हैं, उन शराब के दुकानों के आगे जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है, विदेशी कपड़ों का जो है होली जलाई जा रही है, विदेशी कपड़े जलाए जा रहे हैं, ठीक है, अहिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है, राष्ट्रीय दिवस का जो आयोजन हो रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय झंडे का जो है, ठीक है, राष्ट्रीय झंडे का जो है प्रतिकात्मक रोहण में, यानी कि झंडे फहराए जा रहे हैं। तो इस तरह के कार्य जो है भारतीय सत्याग्रही, भारतीय आंदोलनकारी करने लगे, ठीक है। और इसी चीज़ को रोकने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार कठोर रवैया अपनाती है। अब कठोर रवैया अपनाने की मैं बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार जो है 4 महीने में, ठीक है, 4 महीने में 80,000 आंदोलनकारी को जो है जेल में डाल देती है, ठीक है। कठोर रवैया में देखते हैं 80,000 आंदोलनकारी को जेल में डाल देती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही नागरिक सैनिक कानून, नागरिक सैनिक कानून का जो है बिल लाया जाता है। तीसरा हम बात करते हैं कि कांग्रेस के द्वारा जितने भी जनसभाएं आयोजित की जाती थी, उन सभाओं पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। चौथा अगर बात करते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कार्य है वो है कि गांधी जी का जो आश्रम था, उस आश्रम को जो है जबरदस्ती अधिकार कर लिया, ठीक है। महात्मा गांधी जी के आश्रम पर जो है जबरदस्ती अधिकार कर लिया। तरफ से जो है ब्रिटिश सरकार जो है इस आंदोलन को शांत करने की कोशिश करता है। इसी बीच महात्मा गांधी जी जो है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस करने का निर्णय लेते हैं, और वो जो वापस करने का निर्णय रहते हैं वो लेते हैं अप्रैल 1934 में, ठीक है। अप्रैल 1934 में जो है इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय करता है। तो यहाँ तक जो है इस चीज़ को लेकर के शुरुआत दौर में हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस मेन मुद्दा सांप्रदायिक निर्णय का। तो सांप्रदायिक निर्णय क्यों होता है, कैसे होता है, तो देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है भारतीय मताधिकार समिति, ठीक है, इस भारतीय मताधिकार समिति को हम लोग लोकथियन समिति भी कहते हैं, ठीक है। तो इस भारतीय मताधिकार समिति के अध्ययन पर जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो है 16 अगस्त 1932 को जो है एक सांप्रदायिक घोषणा करता है। और इस सांप्रदायिक घोषणा का जो ब्रिटिश सरकार का मेन उद्देश्य है, जो मेन कारण है, वो होता है फूट डालो और राज करो की रणनीति, ठीक है। फूट डालो और राज करो रणनीति का जो है एक हिस्सा के रूप में हमें देखने को मिलता है। अभी सांप्रदायिक निर्णय में जो है 78 सीट जो है दलित वर्ग को आरक्षण किया गया था, 78 सीट, ठीक है, 78 सीट जो है दलित वर्ग को आरक्षण किया गया था, ठीक है, 78 सीट दलित वर्ग को आरक्षित किया गया। इसी सिलसिले में, इसी सांप्रदायिक निर्णय में भीमराव अंबेडकर का जो विचार है वो किस तरह के विचार रखते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो उनका जो विचार है वो है कि अंबेडकर जी कहते हैं कि दलित वर्ग को जो है वंचित वर्गों से अलग के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि भारत में जितने भी दलित वर्ग है उन सभी दलित वर्ग को एक वंचित वर्ग से अलग रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। उच्च जाति हो या वर्ग हो, उन सभी को जो है विरोध का कारण मतलब कि होना चाहिए,
ठीक है। अगर वो ऊंची जाति ऊंची वर्ग के जो जितने भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दलित के खिलाफ, तो उनका जो है मेन कारण पता होना चाहिए, इस तरह से भीमराव अंबेडकर कहते हैं। और जो तीसरा उद्देश्य, तीसरा जो कारण बताते हैं, तीसरा जो अपना विचार रखते हैं वो रखते हैं कि दलित वर्ग को जो है जो सुधार होगा वो सरकार के उद्देश्यपूर्ण कार्यों से ही हो सकता है। यानी कि ब्रिटिश सरकार के उद्देश्यपूर्ण कार्य से जो है दलित वर्ग में सुधार किया जा सकता है। इस तरह के जो विचार रखते हैं वो कौन रखते हैं? भीमराव अंबेडकर। तो ठीक है, इस तरह का विचार कौन रखता है? भीमराव अंबेडकर। देखिए अब ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये जो सांप्रदायिक निर्णय आता है, इस सांप्रदायिक निर्णय में किस तरह के नियम प्रावधान हैं इसके बारे में हम बात करते हैं बारीकी से एक एक करके। पहला जो नियम है, पहला जो प्रावधान है, पहला जो निर्णय है वो क्या है कि मुसलमान, सिख और यूरोपियन को पृथक मताधिकार प्रदान किया जाए। ठीक है, पृथक मताधिकार की बात करते हैं। दूसरा निर्णय क्या है? तो दूसरा निर्णय जो है वो है आंग्ल भारतीय, ईसाई तथा स्त्रियों को सांप्रदायिक मताधिकार। ठीक है, पृथक मताधिकार, सांप्रदायिक मताधिकार। तीसरा क्या है कि प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक आधार पर सीट का वितरण। प्रांत में जो है सांप्रदायिक आधार पर सीट का वितरण किया जाएगा। चौथा हो जाएगा प्रांतीय विधानमंडल में सीट को जो है दोगुना की जाएगी। पांचवा क्या है? श्रमिक, जमींदार, उद्योगपति और व्यावसायिक, इन सभी को जो है सीट की आवंटित की जाएगी। छठवां क्या है? प्रांतीय विधानमंडल में महिला को 3% आरक्षण की प्रावधान। ठीक है। सातवां क्या हो जाएगा? मुस्लिम जिस क्षेत्र में, जिस प्रांत में अल्पमत में हो वहाँ उनको जो है विशेष सीट दिया जाएगा। आठवां क्या होगा कि बम्बई प्रांत में सामान्य निर्वाचन में मराठों के लिए 7 स्थान आरक्षण किया जाएगा। ठीक है, कितने? 7 स्थान आरक्षण किया जाएगा। 9वां क्या हो जाएगा? दलित वर्ग को विशेष निर्वाचन और सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में दोनों जगह अधिकार दिया जाएगा। 10वां हो जाएगा कि दलित वर्ग को विशेष निर्वाचन का कुल 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि दलित वर्ग को ये जो विशेष निर्वाचन का छूट दी जा रही है, विशेष निर्वाचन का जो प्रावधान दिया जा रहा है वो कितने वर्ष के लिए था? तो वो जो था 20 वर्ष के लिए प्रावधान दिया गया है। तो इस तरह से जो होता है सांप्रदायिक निर्णय होता है जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया जाता है। देखिए जब यह रैमजे मैकडोनाल्ड का जो यह निर्णय आता है तो इस निर्णय के विरुद्ध में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया, महात्मा गांधी जी क्या विचार रखते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कांग्रेस जो है इस चीज़ को लेकर के विरोध प्रदर्शन करती है। सांप्रदायिक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन को लेकर के जो है खुल करके विरोध प्रदर्शन करते हैं। बात करते हैं महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया की, तो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो कहते हैं कि हिंदू, ठीक है, हिंदू और दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन खतरनाक है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, पहला इनका जो विचार है सांप्रदायिक निर्वाचन पे कि वो है खतरनाक शब्द। ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि दलित वर्ग की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं की गई। यानी कि इस चीज़ में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन और विशेष निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, दलित वर्ग की जो सामाजिक समस्या है, सामाजिक स्थिति है, उसको सुधारने के लिए बात नहीं की गई थी। तीसरा हो, देखिए अब तीसरा जो महात्मा गांधी जी का विचार है वो कहते हैं कि देखिए छुआछूत को दूर करने का विचार दूर हो जाएगा। यानी कि महात्मा गांधी जी का अगर जो विचार है वो बोलते हैं कि जिस तरह से ब्रिटिश सरकार दलित वर्ग को अलग पृथक निर्वाचन करना चाहती है, जिस तरह से दलित को पृथक कर दी जाएगी तो भविष्य में आगे चल करके छुआछूत की जो ये समस्या है वो कभी खत्म नहीं होगी। इस तरह का जो विचार है वो महात्मा गांधी कहता है। ठीक है। चौथा बात करते हैं गांधी जी, वो कहते हैं कि ब्रिटिश ऐसे मानते हैं, ठीक है, ब्रिटिश का ऐसा मानना है कि दलित वर्ग को हिंदू लोग जो है, हिंदू वर्ग के जो समाज है, हिंदू वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा जो है दलित को समाज का अभिन्न अंग, ठीक है, अभिन्न अंग माना जाता है। ऐसा कौन मानता है? ब्रिटिश सरकार। ऐसे कौन विचार रखते हैं? तो महात्मा गांधी इस तरह के बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस तरह से महात्मा गांधी का विचार है। ठीक है, तो बात कर लिए कि इस सांप्रदायिक निर्णय में कांग्रेस का विचार और महात्मा गांधी जी का विचार। ठीक है, तो अब जाकर के होता है महात्मा गांधी जी और
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता है जिसे हम कहते हैं पूना समझौता। अब पूना समझौता क्या है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखिए पूना समझौता जो होता है यह होता है 24 सितंबर 1932, ठीक है। 24 सितंबर 1932 को इस पूना समझौता को रूप दिया जाता है, जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच की बातचीत है। अब इस बातचीत में क्या क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बात करते हैं कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, और व्यवस्थाइका में इसका स्थान सुरक्षित रखा गया, ठीक है। पृथक निर्वाचक जो किया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, उसको समाप्त करने की बात करी जाती है, और व्यवस्थापिका में जो है स्थान सुरक्षित रखा गया था। इस तरह का पुनः समझौता होता है। दूसरा होता है कि प्रांतीय विधानमंडल में दलित को 147 सीट और सांप्रदायिक पंचायत में 71 सीट, प्रांत में जो है 147 और सांप्रदायिक पंचायत में 71 सीट का प्रावधान दिया जाता है। तीसरा क्या है, तो तीसरा जो है मद्रास में 30 सीट, बंगाल में भी 30 सीट, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20 सीट, बिहार और उड़ीसा में 18, बम्बई और सिंध में 15 और पंजाब में 8 और असम में जो है 60 सीट का प्रावधान रखा जाता है इस पुनः समझौता के द्वारा। चौथा बात करते हैं, तो चौथा जो हो जाएगा दलित वर्ग, ठीक है। दलित वर्ग जो है उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी विभाग में पदोन्नति की जाएगी। सरकारी विभाग में जो है पदोन्नति करने के यहाँ पर बात करते हैं किसके लिए, दलित वर्ग के लिए, कि दलित वर्ग में जो जितना योग्य होगा उसको जो है उस पद के लिए आमंत्रित किया जाएगा, उस पद पर रखा जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा जो है कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को 18% सीट का जो है आरक्षण का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। 18% का जो है सीट का प्रावधान किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पूना समझौता के अंतर्गत, जो कि 24 सितंबर 1932 के द्वारा की जाती है, जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच होती है। अब इसी बात पर अमल रहने के लिए, इसी बात को पुनः समझौता कि महात्मा गांधी जी के जो पुनः समझौता हुआ, इस बात को, इस विचार पर जो है पूर्ण कायम करने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन अभियान चलाया जाता है, ठीक है। हरिजन अभियान चलाया जाता है। तो अब इस हरिजन अभियान की बात करते हैं। पुनः समझौता की जो समझौते हुए थे उस बात पर अमल करने के लिए इस हरिजन अभियान का शुरुआत करते हैं, ठीक है। और यह जो हरिजन अभियान का शुरुआत होती है, यह होती है कहाँ से, यरौदा जेल से। महात्मा गांधी जी जो है इस यरौदा जेल से ही इस चीज़ को लेकर के शुरुआत कर देते, और उन्हीं के नेतृत्व में जो है एक अस्पृश्यता निवारण, ठीक है, अस्पृश्यता निवारण में जो है जुड़ गए, ठीक है। अस्पृश्यता निवारण अभियान से जो है जुड़ जाते हैं। और देखिए, और जब यह हरिजन अभियान महात्मा गांधी जी के द्वारा जब जेल में चालू किया गया था, लेकिन जब यह जेल से रिहा होते तो यह आंदोलन जो है अत्यधिक मात्रा में तीव्र हो जाता है। तब जाकर के उन्होंने 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग का जो है गठन करते हैं, ठीक है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध का जो है गठन करते हैं, और 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन करते हैं। 1933 में किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होता है, तो वो होता है हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन, ठीक है। देखिए 7 नवंबर 1933 को ये जो है वर्धा आश्रम से निकलते हैं, और वर्धा आश्रम से निकलने के बाद जो है पूरे भारत की भ्रमण करते हैं, ठीक है। और भ्रमण करने के बाद जो है नवंबर 1933 से लेकर के जुलाई 1934 तक जो है पूरे भारत की भ्रमण करते हैं, जिसमें देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ के लिए चंदा इकट्ठा की जाती है, ठीक है, कोष इकट्ठा किया जाता है। दूसरा बात करते हैं तो हरिजन उद्यान में जो है 8 मई से 16 अगस्त तक जो है अनशन पर भी बैठते हैं। इस कार्य को, इस चीज़ को लेकर के महात्मा गांधी जी जो है हरिजन उत्थान के माध्यम से 8 मई से लेकर के 16 मई तक अनशन पर बैठते हैं। देखिए, अब ये जो हरिजन अभियान है, इस हरिजन अभियान का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, हर हालत में छुआछूत को समाप्त करना, यानी कि छुआछूत को समाप्त करने के लिए इस हरिजन अभियान का शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से महात्मा गांधी जी का जो है अभियान किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे
भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, इसके मेन प्रावधान क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, किस तरह का यह प्रावधान हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होने का जो है निम्न प्रावधान देखने को मिलता है, जिसमें बात करते हैं स्वराज दल की भूमिका, साइमन कमीशन का रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन, जो कि गोलमेज सम्मेलन 1930, गोलमेज सम्मेलन 1931 और गोलमेज सम्मेलन 1932। अब पांचवा हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। तो ये जो सारा कारण है, इन सभी कारणों को मिला करके एक भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। और उस भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है मेन 3 चीज़ पर बात की जाती है, जो कि आपका होता है अखिल भारतीय संघ, दूसरा होता है संघीय व्यवस्थापिका और तीसरा होता है प्रांतीय स्वायत्तता। तो यह अखिल भारतीय संघ क्या है, संघीय व्यवस्थापिका क्या है और प्रांतीय व्यवस्थापिका में किस तरह का प्रावधान रहता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, एक एक करके देखेंगे। तो अखिल भारतीय संघ की बात करते हैं तो अखिल भारतीय संघ में जो है भारतीय प्रांत का सम्मिलित होना, ठीक है। अखिल भारतीय संघ यानी कि भारत को जो है एक संघ बनाना, इसका मेन उद्देश्य था, जिसमें कि भारतीय प्रांत, जितने भारत के जितने छोटे छोटे प्रांत हैं उन सभी प्रांत को एक साथ करना, एक साथ करके भारत को जो है एक संघ के रूप में देखना, ये होता है भारतीय अखिल संघ। अब बात करेंगे हम संघीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय व्यवस्थापिका में किस तरह के नियम प्रावधान है, तो उसके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संघीय व्यवस्थापिका, ठीक है। संघीय व्यवस्थापिका में देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत किस तरह का नियम कानून प्रावधान रहता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कार्यपालिका के अंतर्गत प्रशासन को जो है 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। और वो 2 भाग क्या क्या है, तो वो जो 2 है वो है सुरक्षित विषय और दूसरा क्या है हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय की बात करते हैं तो विदेश मामला, रक्षा और जनजातीय क्षेत्र। और हस्तांतरित विषय करते हैं वो कि वे विषय जो सुरक्षित विषय के अंतर्गत नहीं है वे जो है हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे कि आपका शिक्षा हो जाएगा, ठीक है, चिकित्सा हो जाएगा। ये जो विभाग है, ये जो क्षेत्र है वो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ये होता है किसके अंतर्गत, ये होता है कार्यपालिका के अंतर्गत, जो कि यह संघीय व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं। अभी प्रांतीय बाकी है, ठीक है। तो संघीय व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं। दूसरा आप देखते हैं तो गवर्नर जनरल का निर्णय लेने का अधिकार। अब गवर्नर जनरल का निर्णय लेने का अधिकार किस के रूप में देखने को मिलता है, तो देखिए, ठीक है, लेने का अधिकार जो है किस मामले में है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, देश की वित्तीय स्थिरता, अगर देश की वित्तीय स्थिरता अगर गड़बड़ाती है तो उसको जिम्मा, मतलब कि उसको ठीक करने की जो जिम्मा है वो अपने ऊपर ले सकते हैं गवर्नर जनरल। भारतीय साख की रक्षा करने के लिए ये इनके पास अधिकार है। तीसरा हो जाएगा कि भारत और या भारत के जो भाग है उसमें शांति करने के लिए इनके पास अधिकार है। चौथा बात करते हैं भारतीय राजाओं को हित की समान में अगर बात आती है तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ का जो अधिकार है वो गवर्नर के पास है। पांचवा क्या है सरकारी सेवकों की रक्षा करना। छठवां है अंग्रेजी और बर्मा, ठीक है, अंग्रेजी बर्मा के साथ जो माल होता है, ठीक है, वो माल के साथ अगर भेदभाव होती है तो उसकी रक्षा करने की जो जिम्मेदारी होगा, जिसका अधिकार आ जाएगा, वो गवर्नर जनरल के पास आ जाएगा। तो ये हो गया संघीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत, संघीय मतलब कि संघीय स्तर पर कार्यपालिका के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम व्यवस्थापिका। कार्यपालिका हो गया, अब देखेंगे व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत किस तरह का होता है उसके बात करते हैं। देखिए, व्यवस्थापिका में हम देखते हैं तो व्यवस्थापिका में जो है संघ को है 2 सदन कर दी जाती है। संसदीय मंडल को जो है 2 सदन कर दी जाती है, जिसमें हम बात करते हैं उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। उच्च सदन को हम लोग क्या कहते हैं राज्य परिषद, और वहीं निम्न सदन को क्या कहते हैं संघीय सभा। अब देखिए, राज्य परिषद की बात करते हैं तो राज्य परिषद में जो है इसके जो सदस्य है वो 1/3 सदस्य है, जो कि 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए जो है 1/3 सदस्य जो है 3 वर्ष पर चुनकर आते थे, ठीक है।
और मैक्सिमम सदस्य की बात करते हैं तो मैक्सिमम सदस्य कितने हैं, 260 होने चाहिए, जिसमें 156 जो है प्रांत से होंगे और 104 जो है रियासत से होने चाहिए। ठीक है, 156 प्रांत से, 104 रियासत से। दूसरा क्या है आपका निम्न सदन, जो कि संघीय सभा है। अब इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और सदस्यों की संख्या होती है कितनी, 250, जिसमें से 125 सदस्य ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि 250 सदस्य जो है प्रांत से और 125 सदस्य जो है रियायत से चुने जाइए। तो निम्न सदन के सदस्य देख लिए, उच्च सदन के सदस्य देख लिए। तीसरा क्या है व्यवस्थापिका के अंतर्गत, तो वो है कि समस्त विषय को जो है 3 भागों में बांट दिया जाता है। और वो जो 3 भाग क्या है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय, राज्य और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची। ठीक है, इन सूचियों के विषय में जो है समस्त विषय को 3 भागों में बांट दिया जाता है, संघीय, राज्य और समवर्ती। चौथा प्रावधान देखते हैं जो व्यवस्थापिका के अंतर्गत आता है, वो है कि संघीय सभा के सदस्य मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्या है, जाति आधारित निर्वाचन आगे तक जारी रहेगी, यानी कि जाति आधारित जो निर्वाचन की जाएगी वो आगे तक जारी रहेगी। छठवां क्या है, गवर्नर जनरल का अधिकार। व्यवस्थापिका के अंतर्गत भी हमें गवर्नर जनरल का अधिकार देखने को मिलता है। और गवर्नर जनरल अधिकार देखने को हैं क्या क्या है, तो वो है अध्यादेश जारी कर सकता है। गवर्नर जनरल जो है चाहे तो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, दूसरा है किसी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, किसी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता है। और तीसरा हो जाएगा दोनों सदन का जो संयुक्त अधिवेशन है उसको यह बुला सकता है कौन, गवर्नर जनरल। तो हमने कार्यपालिका देख ली, व्यवस्थापिका देख ली जो संघीय के अंतर्गत हमें देखे। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रांतीय स्तर पर। ये था संघीय स्तर पर, अब हम बात करेंगे प्रांतीय स्तर पर। तो प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका बात करेंगे और व्यवस्थापिका बात करेंगे। तो प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि गवर्नर जो है प्रांत में ताज का मनोनीत प्रतिनिधि होता था जो समस्त कार्यों का संचालक होता है। ठीक है, प्रांत में जितने भी कार्य किए जाएंगे, प्रांत के जितने भी कार्य किए जाएंगे उन कार्य के जो संचालक होंगे वो कौन होंगे, गवर्नर होंगे, जो प्रांतीय स्तर पर है। ठीक है, दूसरा क्या है, गवर्नर को अल्पसंख्यकों, लोक सेवक के अधिकार, कानून और व्यवस्था, ब्रिटेन के सरकारी हितों और देशी रियासतों इत्यादि के संबंध में जो है विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। गवर्नर जनरल की जो शक्तियाँ हैं वो लोक सेवक अधिकार, अल्पसंख्यकों, कानून एवं व्यवस्थापिका के अंदर जो है विशेष शक्तियों का प्रावधान किया गया है। तीसरा है कार्यपालिका के अंतर्गत जो प्रांतीय स्तर पर है वो है गवर्नर चाहे तो प्रांत का शासन संपूर्ण अपने ऊपर यानी कि अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, अगर गवर्नर चाहेगा तो प्रांत का जितने भी कार्यपालिका कार्य होता है वो अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्यपालिका। अब हम बात करेंगे व्यवस्थापिका को लेकर के कि व्यवस्थापिका के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए व्यवस्थापिका में अगर बात करते हैं पहला तो वह है सांप्रदायिक और अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा क्या है, प्रांतीय विधानमंडल में सदनीय आकार भिन्न भिन्न थे। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल में सदनीय आकार भिन्न भिन्न थे, यानी कि किसी किसी प्रांत में सदनीय मंडल थी, किसी किसी प्रांत में जो है विधानमंडल में जो थे सदनीय आकार वो नहीं थे। तो ये व्यवस्थापिका का होता है। तीसरा जो था वह सभी प्रांतीय विषय का संचालक मंत्रियों के द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, भारत में जितने प्रांत बने उन सभी प्रांत का कार्य जो होगा वो किया जाएगा मंत्रियों के द्वारा। ठीक है, और ये जो मंत्रियों का जो प्रमुख होंगे वो होंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, चौथा हो जाएगा मंत्री जो है अपने विभाग का प्रति जवाबी देही होते हैं। ठीक है, चौथा हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा है ये आपका कि गवर्नर चाहे तो विधेयक लौटा दे सकता है या चाहे तो अध्यादेश जारी भी कर सकता है।
ठीक है। तो गवर्नर को इतने सारी जो है अधिकार प्राप्त दिया गया है, चाहे वो संघीय स्तर पर हो चाहे वो प्रांतीय स्तर पर हो। ठीक है।